हेलो नमस्कार साथियों। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत बेहतरीन होंगे, बहुत शानदार होंगे, जानदार होंगे, मज़ेदार होंगे और आप लोग की तैयारी भी बहुत शानदार, जानदार, मज़ेदार चल रही होगी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अभी हम लोग बात कर रहे हैं डबल एओ को लेकर के। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, जिनका भी अभी डबल एओ का पेपर है, जिनका भी एसएससी सीजीएल 2022 बढ़िया गया है, जिनका भी 130 प्लस मार्क्स आ रहा है, तो उन सभी को डबल एओ पेपर की तैयारी करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि डबल एओ जो है एसएससी सीजीएल का सबसे बड़ा पोस्ट होता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, मैं बता दूं कि डबल एओ का फुल फॉर्म होता है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या फिर असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर। ठीक है, ये आपका अकाउंटेंसी से रिलेटेड है, इसलिए इस पेपर के लिए आप लोगों को अकाउंटेंसी पढ़ना होगा। ठीक है, अकाउंटेंसी। और हम लोग इसी सिलसिले में अभी हम लोग क्लासेस डेली ला रहे हैं ना। और इससे पहले हम लोगों ने टोटल 7 चैप्टर को कंप्लीट किया है। हर एक चैप्टर को चैप्टर वाइज पढ़ा है और उसके बाद उस चैप्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व किया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसी सिलसिले में आज हम लोग पहुंचे हैं 9वां चैप्टर, जिसका नाम है हम लोगों का रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉमर्स का। अगर बेसिक कहा जाए तो डेबिट एंड क्रेडिट के रूल से ही स्टार्ट होता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, डेबिट एंड क्रेडिट, आप कॉमर्स के हर एक ट्रांजेक्शन को देखिए, लगभग जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं आपको हर एक जगह आपको डेबिट एंड क्रेडिट देखने को मिलेगा। तो हम लोग समझते हैं कि डेबिट एंड क्रेडिट होता है क्या है एंड डेबिट एंड क्रेडिट का रूल क्या है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डेबिट एंड क्रेडिट को समझना। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए डेली वीडियो लेकर आ रहा हूँ। किसी भी हालत में आप लोगों को डेली वीडियो मिल रहा है, तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग इस वीडियो का फायदा उठाइए। ठीक है, वीडियो को रेगुलर देखिए। मैं आप लोग को पूरा का पूरा फ्री में पढ़ा रहा हूँ और हम लोगों का टारगेट है कि 80 में 80 लाना है ना। हम लोग इसी टारगेट के साथ काम कर रहे हैं कि हम लोग का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, एक भी नंबर कटना नहीं चाहिए, हम लोग का प्रॉपर 80 में 80 आना चाहिए, है ना। हमें प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों को डेली वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं किसी भी हालत में रहता हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए मैं डेली वीडियो बना रहा हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मेरे यहाँ पर लाइट नहीं है। ठीक है, मैं ये अपने फ़ोन के लाइट से आप लोगों को मैं लाइट जला करके पढ़ा रहा हूँ, तो मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोग के प्रति। तो आप लोग भी इसका फ़ायदा उठाइए, ज़रूर उठाइए मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आप लोगों से कुछ मांग नहीं रहा हूँ, मैं आप लोगों से बिल्कुल कुछ नहीं मांग रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे कुछ दीजिए, मुझे सुविधा चाहिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आप लोगों को सेवा कर रहा हूँ, तो इस सेवा का भरपूर फायदा उठाइए। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि सही में मैं कुछ आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, तो इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए दोस्तों, बस इतना ही कर दीजिए और कुछ भी मत कर दीजिए मेरे लिए। मैं आप लोगों के लिए नंबर 1 कंटेंट लेके आ रहा हूँ, डेली कंटेंट ला रहा हूँ, डेली पढ़ा रहा हूँ, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा आप लोग बस इतना कर दीजिए, इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर जरूर कर दीजिए अपने सगा संबंधी, भाई बंधु, जहाँ पर भी आप लोग जुड़े हैं, टेलीग्राम ग्रुप हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, जितने भी इंस्टाग्राम वगैरह में जहाँ भी जुड़े हैं, इसको शेयर कीजिए मैक्सिमम। ठीक है, और आप लोगों को मैं इस प्रकार से पढ़ा रहा हूँ कि 15 जनवरी तक मैं आप लोगों का पूरा हर एक चैप्टर जो जो भी आप लोगों का चैप्टर सिलेबस पे मेंशन है कवर करा दूंगा। उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर पर डिस्कशन करेंगे कि प्रीवियस ईयर पेपर में जो जो क्वेश्चन आए हैं उस पर डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे एक्सपेक्टेड पेपर पर, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो भी पेपर में आ सकते हैं, है ना, जो भी क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं वैसे क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए हम लोग इधर उधर की बात कम करते हैं, हम लोग पढ़ाई की बात को ज़्यादा करते हैं। तो हम लोग का आज का टॉपिक है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट, क्रेडिट इसको हिंदी में बोलते हैं कि डेबिट तथा क्रेडिट का नियम। डेबिट तथा क्रेडिट के नियम, क्रेडिट के नियम, क्रेडिट के नियम। तो हम लोग डेबिट और क्रेडिट के नियम को देखते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि डेबिट, डेबिट को हिंदी में नाम कहा जाता है ना। और क्रेडिट को हिंदी में जमा कहा जाता है। ये नया शब्द सुनने में जरूर लग रहा है कि नाम और जमा, लेकिन हाँ, ये इसका हिंदी में नाम है और ये इसका हिंदी में नाम है ना। डेबिट को नाम और क्रेडिट को जमा। तो हम लोग चलिए समझते हैं कि डेबिट एंड क्रेडिट का नियम क्या है और डेबिट एंड क्रेडिट का नियम क्या कहता है ना, क्या क्या नियम है डेबिट एंड क्रेडिट का। तो मेरे प्यारे दोस्तों, डेबिट एंड क्रेडिट को समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि खाता क्या होता है
है ना। अकाउंट को समझते हैं कि अकाउंट क्या होता है और अकाउंट का प्रकार को समझते हैं। तो खातों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ अकाउंट अकाउंट के प्रकार यानी खातों का प्रकार, अकाउंट्स है ना, अकाउंट्स के प्रकार। तो वर्गीकरण एवं खातों के प्रकार तो खातों के प्रकार को समझते हैं कि कितना प्रकार का खाता होता है। इंपॉर्टेंट है, जानना बहुत जरूरी है ना। तो इसमें हम लोगों के पास दो अप्रोच आता है ना, और इसलिए हम लोग इसको दो क्लासीफाई कर सकते हैं, दो क्लासिफिकेशन में बांट सकते हैं। इसमें हम लोग का दो अप्रोच आता है, दो विचारधारा आता है। एक विचारधारा आता है हम लोगों का परंपरागत वर्गीकरण, यानी कि जो हम लोग का ट्रेडिशन चल रहा है, ट्रेडिशन के आधार पर, यानी कि ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन और आजकल जो है हम लोगों का मॉडर्न क्लासिफिकेशन। ठीक है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन। तो दोनों पर हम लोग समझते हैं कि क्या चीज़ है और किस प्रकार से कितना कितना टाइप होता है ना। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं ट्रेडिशन क्लासिफिकेशन का, है ना, ट्रेडिशन पहला वाला का जो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है। तो ट्रेडिशन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम लोगों का तीन प्रकार का खाता देखने को मिलता है, पहला वाला के अकॉर्डिंग, है ना। ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग, ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग तीन प्रकार का अकाउंट होता है, 1, 2 और 3। आप लोग नाम सुने होंगे। आप लोग नाम सुने होंगे। इसको बोलते हैं हम लोग, एक होता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है रियल अकाउंट और तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट। तीन प्रकार का अकाउंट होता है। किस अप्रोच के हिसाब से? ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन या फिर परंपरागत वर्गीकरण के आधार पर। इसको बोलते हैं व्यक्तिगत खाता। इसको कहते हैं हम लोग वास्तविक खाता और इसको बोलते हैं अवास्तविक या फिर नाममात्र खाता। तो बेसिकली तीन प्रकार का खाता हम लोगों को देखने को मिलता है परंपरागत वर्गीकरण के आधार पर, है ना, परंपरागत वर्गीकरण के आधार पर। तो यहाँ तक किन्हीं को कोई डाउट है? अगर यहाँ पर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मुझे तो लग रहा है कि यहाँ तक आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो पहले हम लोग एक एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल को, फिर हम लोग मॉडर्न में जाएंगे, है ना। तो देखिए, बेसिकली अगर हम इसको बाइफरकेट करना चाहें तो मैं एक सेकेंड के लिए इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, इसको हम लोग आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि पहले जब इसको समझ रहे हैं तो पूरा डिटेल में इसी को समझ लेते हैं एक बार, है ना। इसके बाद हम लोग देखिए, ये तो हुआ पहला वाला तो हुआ पर्सनल अकाउंट। ये क्या हुआ? इसको हम लोग बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये जो बचा हुआ दो है तो इनको मिला करके हम लोग बोलते हैं इम्पर्सनल अकाउंट। इस बात को भी याद रखिएगा, क्या बोलते हैं? इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट। तो हम बोल सकते हैं कि इम्पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत दो अकाउंट आता है, कौन कौन सा? रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, अब हम लोग हर एक को समझते हैं कि पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत क्या क्या आता है ना, रियल अकाउंट के अंतर्गत क्या क्या आता है और नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग इसको विस्तार में और डिटेल समझते हैं और एक प्रॉपर डायग्राम के साथ समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स को, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स को, है ना, इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए। अगर इस चीज़ को समझ गए तो पूरा का पूरा आप लोग समझ जाएंगे। ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो आप लोगों को समझ में ना आए, है ना। तो देखिए, इसको बांटते हैं हम लोग दो पार्ट में। ठीक है, एक होता है पर्सनल अकाउंट और एक को बांट दिए हम लोग इम्पर्सनल अकाउंट के आधार पर। अकाउंट को शॉर्टकट में AC लिख सकते हैं, A/C। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो पर्सनल अकाउंट है ये तो ठीक है,
लेकिन इम्पर्सनल का भी फिर दो पार्ट हो गया, अभी हम लोग देखे भी थे, है ना। देखिए पिछला स्लाइड में, क्योंकि इन दोनों को मिला करके इम्पर्सनल कहते हैं, तो इस हिसाब से हम लोग इम्पर्सनल का दो पार्ट हो गया। एक हो गया हम लोगों का रियल अकाउंट और दूसरा हो गया हम लोगों का नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट, ठीक है, नॉमिनल अकाउंट। आई होप आप लोगों को पूरा का पूरा समझ में आ रहा होगा, एक एक चीज, है ना। अभी हम लोग चर्चा करेंगे इसके रूल पर भी, है ना, इसके रूल पर भी हम लोग अभी चर्चा करेंगे। अब देखिए पर्सनल अकाउंट की अगर बात करते हैं तो पर्सनल अकाउंट को हम लोग फर्दर तीन पार्ट में बांट सकते हैं, इसका तीन टाइप होता है, ठीक है। पर्सनल अकाउंट का भी तीन टाइप होता है। कौन कौन सा तीन टाइप होता है? पहला होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट, जैसे कि हम लोग हैं पर्सनल अकाउंट, जैसे इंसान, आदमी, तो हम लोग नेचुरल हैं, भगवान ने हमें बनाया है, ईश्वर ने बनाया है, उस शक्ति ने बनाया है, तो हम लोग नेचुरल पर्सनल अकाउंट हुए, ठीक है। दूसरा होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्या होता है कि जिसको इंसान ने बनाया, जैसे कि कोई एक संस्था हुआ, तो वो भी तो एक पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आएगा, क्योंकि वो भी एक इंडिविजुअल है। यानी कि इन जितने भी इंडिविजुअल होते हैं सारे के सारे आते हैं पर्सनल अकाउंट के अंडर में, है ना। जैसे कि मान लेते हैं कोई ऑर्गेनाइजेशन बना, है ना, मान लेते हैं कि एक कोई ऑर्गेनाइजेशन बना, मान लेते हैं कि वर्ल्ड बैंक बना, है ना, वर्ल्ड बैंक, तो ये कैसा है, ये भी पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आएगा, लेकिन कैसा है, आर्टिफिशियल है। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड बैंक को इंसानों ने बनाया है ना, इसलिए आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। और तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होता है कि ये पर्सनल अकाउंट का एक ऐसा रूप जो किसी का प्रतिनिधित्व करता है ना। किसी का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है, उसको हम लोग प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता कहते हैं। तो आगे हम लोग इसको समझेंगे, घबराने की कोई बात नहीं, हम लोग आगे एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर समझेंगे। तो पर्सनल अकाउंट का तीन पार्ट होता है, इसको हम लोग अभी देखे हैं ना। अब हम लोग देखते हैं कि रियल अकाउंट का कितना पार्ट होता है और नॉमिनल अकाउंट का कितना पार्ट होता है ना। हम लोग एक एक कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर और क्लियर समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ये जो रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का बेसिकली दो पार्ट होता है। रियल अकाउंट का बेसिकली दो पार्ट होता है, ठीक है। देखिए एक पार्ट का नाम हम लोग दे सकते हैं टेंजिबल रियल अकाउंट, यानी ऐसा रियल अकाउंट जिसको हम लोग छू सकते हैं। टेंजिबल मतलब जिसको हम लोग छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, टेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल रियल अकाउंट। और दूसरा होता है इंटेंजिबल रियल अकाउंट। इंटेंजिबल इंटेंजिबल रियल अकाउंट, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग नॉमिनल अकाउंट का कितना पार्ट होता है। तो नॉमिनल अकाउंट का पार्ट, इसका भी दो पार्ट होता है, ठीक है। देखते हैं कौन कौन सा इसका दो पार्ट होता है। एक सेकेंड, देखते हैं कौन कौन सा इसका दो पार्ट होता है। तो पहला पार्ट इसका होता है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकाउंट। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकाउंट, जितने भी हानि और खर्चे हैं ना, उन सब का अकाउंट को एक साइड में रखेंगे, और जितने भी इनकम और गेन है उन सबको एक कैटेगरी में रखेंगे, इनकम एंड गेन्स अकाउंट। गेन्स अकाउंट। तो इस प्रकार से हम लोग तीनों अकाउंट का जितना उसके अंडर में होता है उन सबको हम लोग वन बाय वन डिस्कशन किए, ठीक है। यहाँ तक कोई भी डाउट है किन्हीं को तो पूछ सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा थोड़ा समझते हैं कि नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या होता है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होता है ना। हर एक चीज़ पर हम लोग थोड़ा थोड़ा चर्चा करते हैं। तो नेचुरल तो जैसे कि मैंने बताया कि जिसको ईश्वर ने बनाया है, जिस पर हम लोग का कोई हक नहीं है ना, हम लोगों ने उसका निर्माण नहीं किया है, ईश्वर ने बनाया है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट। दूसरा आर्टिफिशियल, जैसे जितने भी संस्थाएं हैं, जितने भी कंपनियां हैं, तो इनको किसने बनाया है, इन सबको बनाया है इंसानों ने। किसने बनाया, इंसान ने।
तो इन सबको अगर इंसान ने बनाया है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। अब हम लोग समझते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होता है। तो देखिए, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट वह अकाउंट है जो किसी का प्रतिनिधित्व करता है। इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता। तो सिंपल सी बात है कि किसी को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि प्रतिनिधित्व करता है। जैसे उदाहरण के तौर पर कि मेरा कुछ बाकी है, बकाया है, तो वो मेरा अकाउंट नहीं बल्कि मेरा प्रतिनिधित्व अकाउंट है, क्योंकि मेरा बाकी को दर्शा रहा है। जैसे कोई आउटस्टैंडिंग हुआ है ना, कोई प्रीपेड हुआ, कोई एडवांस हुआ, तो ये जितने प्रीपेड हुए, आउटस्टैंडिंग हुए, है ना, एडवांस हुए, तो इन सबको जिसमें दर्शाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। आगे चल के मैं पूरा डिटेल समझाऊंगा, ठीक है। अब बात करते हैं रियल अकाउंट के बारे में, सेकेंड पार्ट रियल अकाउंट के बारे में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, रियल अकाउंट क्या अकाउंट होता है? तो रियल अकाउंट का देखा जाए बेसिकली, तो ये हम लोगों का एसेट से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है? ये एसेट से, यानी संपत्तियों से, है ना। तो संपत्तियों से रिलेटेड है। तो संपत्ति हमारे पास दो प्रकार की होती हैं, एक टेंजिबल होता है और एक इंटेंजिबल होता है। टेंजिबल उसे कहते हैं जिसको हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे कि मेरे पास कोई बिल्डिंग है, कोई कार है, प्लांट एंड मशीनरी है, तो उसको हम छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, तो उसको हम लोग टेंजिबल कैटेगरी में रखेंगे। और जिसको हम लोग छू भी नहीं सकते हैं, देख भी नहीं सकते हैं, बस महसूस कर सकते हैं। जैसे कि मेरा नाम बहुत फेमस है, ठीक है, मेरा गुडविल बहुत अच्छा है, तो मेरा गुडविल भी मेरा एक संपत्ति है, लेकिन उस संपत्ति को ना हम छू सकते हैं ना देख सकते हैं। जैसे कि मेरा कोई ट्रेडमार्क है, ठीक है, मेरा कोई लोगो है, मेरा कोई पेटेंट है, तो इन सब चीज मेरा अधिकार में है, मेरा ही है, मेरा संपत्ति है, बिल्कुल है, लेकिन इन संपत्तियों को हम टच नहीं कर सकते। जैसे मेरा कोई ऐप है, मेरा कोई सॉफ्टवेयर है ना, तो इन ये सारे मेरे संपत्ति हैं, बट हम इन संपत्तियों को छू नहीं सकते। तो इन सबको हम लोग टेंजिबल का कैटेगरी, सॉरी, इंटेंजिबल का कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखते हैं हम लोग कि नॉमिनल में क्या होता है। तो बेसिकली नॉमिनल में मेरे प्यारे दोस्तों, नॉमिनल में हम लोग जितने भी हानि और खर्चे होते हैं और जितने भी लाभ होते हैं, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस का रिलेशन जो होता है ये होता है नॉमिनल अकाउंट से। तो एक बार हम लोग एक कैटेगरी में सारे खर्चों को रखते हैं और एक कैटेगरी में हम लोग सारे इनकम को रखते हैं, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग और डिटेल समझते हैं, क्योंकि चीज़ों की गहराई तक जाना बहुत ज़रूरी है। ऊपर ऊपर पढ़ाएंगे तो कोई फायदा नहीं देगा, ठीक है। इसलिए मैं हर एक कॉन्सेप्ट को आप लोगों को पूरा डीपली बताऊंगा, ठीक है, सिंपल सा लैंग्वेज में। देखिए अभी तक हम लोग जो समझे उसको थोड़ा सा हम लोग शॉर्टकट में बखान करते हैं। जैसे कि हम लोग सबसे पहले सुने कि समझें कि पर्सनल अकाउंट होता है ना। तो पर्सनल अकाउंट जिसका रिलेशन नाम से हो, किससे हो? नाम से हो, है ना। वो किसी व्यक्ति का भी नाम हो सकता है, किसी स्थान का भी नाम हो सकता है, किसी संस्था का भी नाम हो सकता है, या फिर कोई प्रतिनिधित्व हो सकता है, प्रतिनिधित्व हो सकता है। जैसे कि आउटस्टैंडिंग हुआ, एडवांस हुआ, प्रीपेड हुआ, इत्यादि, है ना, ईटीसी। अब दूसरा हम लोग देखें रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का बेसिकली संबंध है एसेट्स से, जितने भी हमारे एसेट्स हैं उन सब से इसका रिलेशन है। और तीसरा देखें हम लोग नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट का रिलेशन है हम लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस से। किससे? प्रॉफिट एंड लॉस से, लाभ एवं हानियों से इसका संबंध है। सिंपल सी बात है, कोई बहुत बड़ा बात नहीं, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। यहाँ तक किन्हीं को कोई डाउट अगर है तो आप लोग एक बार बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं, बता सकते हैं ना। यहाँ तक किन्हीं को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ऐसा मैं मान के चलता हूँ, है ना, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। देखिए यहाँ तक कोई डाउट है किन्हीं को? नहीं है। अब हम लोग थोड़ा सा खेल खेलते हैं, थोड़ा सा खेल खेलते हैं। आज का क्लास हो सकता है कि थोड़ा लंबा हो जाए, है ना, ऐसा मैं मान के चलता हूँ कि थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि मैं सारे चीज़ों को पूरा डिटेल बताऊंगा। मैं एक भी चीज़ को स्किप नहीं करूंगा। तो हो सकता है कि ये 2 घंटा का भी वीडियो बन जाए, हो सकता है 3 घंटा का भी वीडियो बन जाए। तो आप लोगों को शिद्दत से बस जुड़े रहना है, शिद्दत से जुड़े रहिए, एक एक कॉन्सेप्ट में क्लियर करा दूंगा, ठीक है। देखिए कभी कभी हम लोगों से, देखिए हम दो टाइप से लिख रहे हैं, देखिए आप लोगों को अभी समझ में पूरा पूरी आ जाएगा। एक तरफ हम लिख रहे हैं नॉमिनल अकाउंट,
का उदाहरण लिख रहे हैं, और कोई भी नॉमिनल अकाउंट पर्सनल अकाउंट कैसे बन जाता है हम लोग इस पर अभी सीखेंगे कि पर्सनल अकाउंट कैसे बनेगा, है ना। इस पर अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, नॉमिनल अकाउंट का सीधा सीधी मतलब उससे है जो लाभ या हानि से संबंधित हो, जो लाभ से संबंधित हो या फिर हानि से संबंधित हो, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं आप लोगों के सामने उदाहरण रख रहा हूँ, आप लोग बताइएगा, है ना। उदाहरण रख रहा हूँ, बताइएगा आप लोग। जैसे कि सैलरी अकाउंट है, ठीक है। क्या अकाउंट है? सैलरी, यानी कि वेतन, सैलरी अकाउंट है। तो सैलरी अकाउंट किस प्रकार का अकाउंट होगा? सिंपल सी बात है, सैलरी एक हानि है क्योंकि सैलरी देना पड़ता है, या फिर अगर सैलरी मिलता है तो लाभ है। तो मैंने क्या कहा कि वो लाभ से संबंधित हो या फिर हानि से संबंधित हो, उसको हम लोग रखते हैं नॉमिनल अकाउंट में। इसका मतलब ये हुआ कि सैलरी अकाउंट जो है एक प्रकार का नॉमिनल अकाउंट है ना। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट किन्हीं को नहीं होना चाहिए। और जैसे ही हम सैलरी, अगर मेरा आउटस्टैंडिंग रह गया, मतलब बकाया रह गया या फिर एडवांस हो गया, है ना, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? सैलरी आउटस्टैंडिंग बोल सकते हैं। यानी कि मैंने किसी को सैलरी पूरा कंप्लीट नहीं किया, मेरा एक एम्प्लॉय है जिसका नाम ए है, ए को मैं प्रत्येक महीना 20,000 रुपया सैलरी देता हूँ, है ना। लेकिन इस महीना क्या हुआ कि पैसे की थोड़ा कमी थी, तो मैंने उसको 18,000 दिया और कहा कि 2,000 रुपया तुम बाद में ले लेना। तो उसको हम लोग बोलेंगे सैलरी आउटस्टैंडिंग। क्या बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग, बकाया रह गया, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं बकाया वेतन, बकाया वेतन। तो बकाया वेतन अकाउंट, तो जैसे ही इसमें आउटस्टैंडिंग लग गया ना, तो आउटस्टैंडिंग लग गया तो वो पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। सेम उसी प्रकार से अगर हम किसी को समय से पहले सैलरी दे दिए तो सैलरी, है ना, पेड इन एडवांस, पेड इन एडवांस, तो वो फिर हम लोगों का पर्सनल अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। अगर किसी को हम प्रीपेड सैलरी कर दिए, प्रीपेड सैलरी अकाउंट, प्रीपेड सैलरी अकाउंट समय से पहले, है ना, तो वह भी हम लोगों का पर्सनल अकाउंट बन जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सिंपल सी बात यही है कि अगर सिंपल सा लिखा हुआ है तो वह नॉमिनल अकाउंट होगा। और एक उदाहरण लेके दिखा देता हूँ, ठीक है। हम लोग 2-3 उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एक उदाहरण में कन्फ्यूजन हो सकता है, तो 2-3 उदाहरण में कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए, हम लोग दूसरा उदाहरण लेते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इंटरेस्ट को लेकर के, ठीक है। इंटरेस्ट मतलब होता है ब्याज, इंटरेस्ट का मतलब होता है, इंटरेस्ट अकाउंट का मतलब होता है ब्याज खाता, ब्याज खाता। तो जब तक ये ब्याज खाता है तब तक ये नॉमिनल अकाउंट है। लेकिन अगर इस इंटरेस्ट में इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग लग गया, आउटस्टैंडिंग को शॉर्टकट में O/S लिखते हैं, ठीक है। अगर इंटरेस्ट पेड या फिर रिसीव्ड इन एडवांस लग गया, तो ये फिर हम लोगों का पर्सनल अकाउंट बन जाएगा। तो सिंपल सा बात यहीं पर यही कहना है कि अगर वह सिंपल फॉर्मेट में है ना, प्रॉफिट से रिलेटेड हो या फिर लॉस से रिलेटेड हो, तो वह आप लोग का नॉमिनल अकाउंट होगा। लेकिन अगर उसमें, ध्यान से सुनिएगा हम क्या बोल रहे हैं, अगर उसमें हम आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग को शॉर्टकट में हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, है ना। आउटस्टैंडिंग हुआ, प्रीपेड हुआ, एडवांस हुआ, एडवांस हुआ, है ना, अनएक्सपायर्ड हुआ, अनएक्सपायर्ड हुआ, अगर ये सब शब्द लग जाए तो इन सबको फिर हम लोग पर्सनल अकाउंट का कैटेगरी में काउंट करते हैं। क्योंकि इन सब में किसी का रिप्रेजेंटेटिव दिखाता है, किसी को रिप्रेजेंट करता है कि फलाना आदमी को आपने पैसा नहीं दिया है ना, उसको मैं दिखा रहा हूँ। राम को आपने इतना रुपया बाकी रखा है ना, तो मैं राम के प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। मैं अपने आप में तो नॉमिनल अकाउंट हूँ, उसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन मैं राम के बिहाफ में आपको दिखा रहा हूँ ना, तो इसलिए मैं पर्सनल अकाउंट का कैटेगरी में आ गया, क्योंकि मैं राम के बिहाफ पर आया हूँ, राम का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। राम को आपने पूरा सैलरी नहीं दिया है, मिस्टर ए को आपने पूरा सैलरी नहीं दिया है, या फिर मिस्टर ए को आपने एडवांस में सैलरी दिया है, तो इन सब जब शब्द लग जाता है, ये सारे शब्द, तो उसको हम लोग पर्सनल अकाउंट का कैटेगरी में काउंट करते हैं। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए,
अब हम लोग तीनों अकाउंट का कुछ कुछ उदाहरण लेते हैं कि कौन सा किस कैटेगरी में आएगा, और यहाँ से आप लोगों को डेफिनेटली एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, है ना। एक क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ से डायरेक्ट टू डायरेक्ट देखने को मिलेगा कि दोनों तीनों का उदाहरण। तो ये स्लाइड थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, आप लोगों को घबराने की कोई बात नहीं है ना, कि किसको किस कैटेगरी में हम लोग रखते हैं। बिल्कुल मत घबराइएगा, एक एक मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए ही मैं जाना जाता हूँ, है ना। कॉन्सेप्ट में 1% भी आप लोगों का मन में भ्रम नहीं रखूंगा, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा, इसीलिए मैं जाना जाता हूँ, ठीक है। देखिए हम लोग तीनों का उदाहरण देखते हैं और तीनों में हम लोग क्या क्या रखते हैं। तो पहला में हम लोग रख रहे हैं पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट एक तरफ हम लोग लिख रहे हैं रियल अकाउंट, और एक तरफ हम लोग लिख रहे हैं नॉमिनल अकाउंट, ठीक है, नॉमिनल अकाउंट। अब देखिए मैं पेन का कलर चेंज कर दे रहा हूँ ना। देखिए बताइए कैपिटल किस कैटेगरी में आएगा, पूंजी। तो पूंजी जो है कैपिटल अकाउंट जो है ये हम लोगों का पर्सनल अकाउंट का कैटेगरी में आएगा, ठीक है। देखिए अगर राम श्याम मोहन किसी का नाम रहा तो ये किस कैटेगरी में आएगा, पर्सनल अकाउंट का कैटेगरी में आएगा। क्यों, क्योंकि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वे सारे के सारे पर्सनल अकाउंट्स में आते हैं ना। जैसे राम का अकाउंट हुआ, सीता का अकाउंट, मोहन का अकाउंट, किसी का भी नाम से रिलेटेड है सिंपली, तो उसको हम लोग पर्सनल अकाउंट में काउंट करेंगे, ठीक है। अगर बैंक अकाउंट लिखा हुआ है तो हम लोग किस में रखेंगे बैंक अकाउंट को, तो बैंक अकाउंट को भी हम लोग पर्सनल अकाउंट के कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट वगैरह कुछ लिखा हुआ है, बैंक ओवरड्राफ्ट, तो उसको भी हम लोग ओवरड्राफ्ट, तो उसको भी हम लोग पर्सनल अकाउंट का कैटेगरी में काउंट करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं होनी चाहिए। अगर पार्टनर्स लोगों का अकाउंट है, पार्टनर्स है ना, जब कोई दो या दो से अधिक व्यक्ति मिल करके कुछ व्यापार वगैरह करते हैं तो उन सबको हम लोग पार्टनर्स करते हैं, तो उन सबको भी हम लोग पर्सनल अकाउंट में ही काउंट करेंगे, ठीक है। अगर अगर डेटर्स में राम मोहन श्याम कोई भी हो सकता है, तो उन सबका अकाउंट को भी हम लोग पर्सनल अकाउंट में रखते हैं, है ना। ये हम लोग ट्रेडिशनल मेथड देख रहे हैं ना, यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को नहीं है। अगर कोई क्रेडिटर्स है तो क्रेडिटर्स के अकाउंट को भी हम लोग पर्सनल अकाउंट में काउंट करते हैं, राम मोहन श्याम कोई भी हो सकता है ना। मैंने सिंपल यहाँ डेटर्स और क्रेडिटर्स लिख दिया, यहाँ पर राम मोहन श्याम कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए हम लोगों का जितना भी एक्रूअल लिखा रहे चाहे एक्रूड लिखा रहे, इन सबको भी हम लोग एक्रूड इनकम, जितने भी एक्रूड इनकम है इन सबको भी हम लोग पर्सनल अकाउंट का कैटेगरी में रखते हैं, पर्सनल अकाउंट में काउंट करते हैं, ठीक है। जितना भी अनएक्रूड है यानी कि अनुपार्जन है, तो उन सबको भी हम लोग पर्सनल अकाउंट का कैटेगरी में काउंट करते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। देखिए जितना भी प्रीपेड या फिर एडवांस है, प्रीपेड बोल सकते हैं या फिर एडवांस बोल सकते हैं, तो इन सबको भी जितने भी प्रीपेड या फिर एडवांस एक्सपेंसेस या फिर इनकम है उन सबको भी हम लोग पर्सनल अकाउंट का कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। जितने भी हम लोगों के पास आउटस्टैंडिंग वगैरह हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, तो उन सबको भी हम लोग पर्सनल अकाउंट का कैटेगरी में काउंट करते हैं। जितने भी हम लोगों के जितने भी हम लोग के सेल्स टैक्स पेबल हैं, जितने भी हम लोग के सेल्स टैक्स पेबल हैं, इन सबको भी हम लोग पर्सनल अकाउंट के कैटेगरी में ही रखते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जितने भी हम लोग के पास रिजर्व पड़े हुए हैं, रिजर्व जितने भी रिजर्व हो, है ना, भले वो कैपिटल रिजर्व हो, तो इन सबको भी हम लोग पर्सनल अकाउंट का ही कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि रियल अकाउंट में क्या क्या आता है। तो रियल अकाउंट का बेसिकली संबंध रिलेशन है एसेट्स से। जितने भी हम लोग के एसेट्स होते हैं यानी संपत्ति होते हैं, तो उन सबको हम लोग रखते हैं रियल अकाउंट का कैटेगरी में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि उदाहरण के तौर पर क्या क्या हो सकता है। तो देखिए कैश हम लोग का संपत्ति है, तो कैश अकाउंट को हम लोग रियल अकाउंट में रखेंगे, ठीक है। जितने भी हम लोग के पास प्लांट हुए, बिल्डिंग हुए, मशीनरी हुए, जितना भी हम लोग के पास एसेट्स हैं, सारे के सारे को हम लोग फर्नीचर हुए, जितने भी एसेट्स हैं उन सबको हम लोग रियल अकाउंट के अंतर्गत रखेंगे, ठीक है।
जितने भी हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपना पैसा कहीं पर जमा कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट, तो वो भी हम लोग का संपत्ति है, तो उन सबको भी हम लोग रियल अकाउंट का कैटेगरी में रखेंगे, है ना। जैसे हम लोग के पास गुडविल है, गुडविल है, नाम है, प्रसिद्ध है, ख्याति है, तो इन सबको भी हम लोग रियल अकाउंट का कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। जितने भी संपत्तियां हैं, जितने भी जितने जितने संपत्तियां हैं, सारे संपत्तियों को हम लोग रियल अकाउंट के अंडर रखेंगे, ठीक है। जितने भी हैं, जितने भी प्रकार के हो सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग कि नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या आता है। तो जितने भी पहले तो हम लोग समझते हैं कि जितना भी परचेज हुआ, परचेज अकाउंट हुआ या फिर सेल्स अकाउंट हुआ, है ना, यहाँ पर ईटीसी कर दे रहे हैं, बहुत सारे आएंगे इसलिए ईटीसी कर दे रहे हैं, ठीक है। देखिए, परचेज अकाउंट हुआ, सेल्स अकाउंट हुआ, कैरेज इन वार्ड हुआ, कैरेज इन वार्ड, आगे चल के इन सब का मतलब मैं समझाऊंगा। कैरेज आउटवार्ड हुआ, इन सारे चीज़ों को हम लोग नॉमिनल अकाउंट का कैटेगरी में रखते हैं। जितना भी हम लोग का सैलरी हुआ, कमीशन हुआ, सैलरी हुआ, कमीशन हुआ, कमीशन हुआ, इंटरेस्ट हुआ, इंटरेस्ट हुआ, है ना, वेजेज हुआ, ऑफिस एक्सपेंसेस या फिर जितने भी एक्सपेंसेस हुए, ऑफिस एक्सपेंसेस बोलिए, चाहे जितने भी एक्सपेंसेस हुए, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, यानी कि जितने भी खर्चे हैं, इन सारे खर्चे, यानी कि जिसका भी संबंध इनकम या फिर एक्सपेंसेस से है ना, उन सबको हम लोग इसी कैटेगरी में रखते हैं, यानी कि नॉमिनल अकाउंट के कैटेगरी में रखते हैं। जैसे कि बेड डेप्ट हुआ, बेड डेप्ट्स हुआ, ये सारे चीज़ों को हम लोग नॉमिनल अकाउंट के कैटेगरी में रखते हैं। जैसे परचेज रिटर्न हुआ, है ना, परचेज रिटर्न हुआ, परचेज रिटर्न हुआ, सेल्स रिटर्न हुआ, इन सारे चीज़ों को हम लोग नॉमिनल अकाउंट का कैटेगरी में रखते हैं। मैं ईटीसी लिख दे रहा हूँ, आगे चल के आप लोगों को एक एक चीज़ समझ में आएगा, घबराने की कोई बात नहीं है ना, एक एक कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर होगा। चलिए, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए, है ना, बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कोई डाउट अगर आप लोगों का यहाँ तक नहीं है तो हम लोग अब इस चैप्टर से रिलेटेड अगला में हम लोग ये देखेंगे, है ना, अगला क्लास में हम लोग इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें हम लोग को कुछ कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, लेकिन अभी हम लोग फिलहाल कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। तो ये हम लोगों का रहा ट्रेडिशनल मेथड, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रेडिशनल अप्रोच, या फिर ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब हम लोग का हेडिंग आता है मॉडर्न क्लासिफिकेशन, है ना, मॉडर्न क्लासिफिकेशन। तो जो आधुनिक है आजकल, तो आधुनिक के अनुसार जो हम लोग का क्लासिफाई किया गया है मॉडर्न क्लासिफिकेशन, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। मॉडर्न क्लासिफिकेशन, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, फिकेशन ऑफ अकाउंट, अकाउंट का आधुनिक वर्गीकरण। तो इस हिसाब से देखिए, अकाउंट को टोटल 5 पार्ट में बांटा गया है। अकाउंट्स को कितने पार्ट में बांटा गया है? 5 पार्ट में बांटा गया है। अकाउंट्स का 5 पार्ट हम लोग इससे पहले देखे थे ट्रेडिशनल, तो ट्रेडिशनल में इसका बेसिकली 3 पार्ट था। ट्रेडिशनल में पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं कि मॉडर्न का, तो मॉडर्न में अकाउंट को बेसिकली 5 पार्ट में बांटा गया है, ठीक है। कौन कौन सा 5 पार्ट है हम लोग समझते हैं कि 5 पार्ट कौन कौन सा है ना। इसका टोटल 5 पार्ट होता है मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है, पांचवा। 5 पार्ट इसका होता है, 5 टाइप से इसको बांटा गया है। तो पहला है एसेट्स अकाउंट, यानी कि संपत्ति खाता, एसेट्स अकाउंट। दूसरा है हम लोगों का लाइबिलिटी अकाउंट, लाइबिलिटीज अकाउंट, यानी कि दायित्व खाता, है ना। इसको बोलते हैं संपत्ति खाता, इसको बोलते हैं दायित्व खाता। नेक्स्ट है कैपिटल अकाउंट, यानी कि पूंजी खाता। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस एंड लॉस अकाउंट, एक्सपेंसेस एंड लॉस अकाउंट, यानी कि खर्चे एवं हानि खाता। और दूसरा है इनकम एंड गेन्स अकाउंट,
इनकम एंड गेन अकाउंट। तो इस प्रकार से टोटल 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है ना। कोई डाउट किन्हीं को नहीं होना चाहिए। अब अगर कोई डाउट किन्हीं को नहीं है तो हम लोग थोड़ा सा इसके अनुसार भी हम लोग क्लासिफिकेशन को समझते हैं कि किसको किस कैटेगरी में रखेंगे, है ना। किसको हम लोग किस कैटेगरी में रखेंगे उसको भी हम लोग थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। चीज़ें बहुत आसान है, घबराने की कोई बात नहीं है। एक एक कॉन्सेप्ट में क्लियर कराने का प्रयास कर रहा हूँ, आप लोगों का एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कि अगर हम लोग इन पांचों के हिसाब से रखते हैं, जैसे कि 5 है, एसेट्स, लाइबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंसेस और इनकम, है ना। तो चलिए 5 पार्ट हम लोग 5 लाइन खींचते हैं और किसको किस कैटेगरी में रखेंगे हम लोग समझते हैं, ठीक है। एसेट्स, लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू या फिर इनकम और नेक्स्ट एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो एक में हम रख रहे हैं एसेट्स को, एक में रख रहे हैं हम लाइबिलिटीज को, ठीक है। एक में हम रख रहे हैं कैपिटल को यानी कि पूंजी को, एक में हम रख रहे हैं रेवेन्यू को यानी कि इनकम को, ठीक है। रेवेन्यू यानी कि इनकम को, ठीक है। और नेक्स्ट कैटेगरी में रख रहे हैं एक्सपेंसेस को यानी कि खर्चों को, ठीक है। इसके अनुसार जो 5 प्रकार होता है, 5 टाइप होता है, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। एक एक कॉन्सेप्ट में आप लोगों का क्लियर करा दूंगा, कोई घबराने की बात नहीं है, एकदम बिल्कुल नहीं घबराना है। एक एक कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करेंगे। सेशन लंबा हो रहा है पर कोई दिक्कत नहीं है, समझना होगा, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। तो जैसे कि एसेट्स में हम लोग रखते हैं कैश, कैश अकाउंट, कैश एक संपत्ति है, बैंक, बैंक एक संपत्ति है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग बैंक को इस कैटेगरी में रखेंगे, है ना। जबकि हम लोग उसमें रखे थे पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत, पुराना अप्रोच में यानी कि ट्रेडिशनल अप्रोच में, जबकि इसमें हम लोग रख रहे हैं इसको एसेट्स का कैटेगरी में। बिल्डिंग हुआ, जितने भी बिल्डिंग हुए, फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी, इन सबको हम लोग रखेंगे एसेट्स की कैटेगरी में, ठीक है। जितने भी इस प्रकार से होते हैं, गुडविल हुआ, जितना भी हुआ, गुडविल हुआ, जो भी है, जो भी संपत्ति का कैटेगरी में है, सबको हम लोग रखते हैं एसेट साइड में, ठीक है। और जितना भी हम लोग के पास है, जैसे अगर हम किसी को प्रीपेड एक्सपेंसेस कर दिए, समय से पहले कर पेमेंट कर दिए, तो इसको हम लोग कहाँ पर रखेंगे, एसेट्स का कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। जितने भी हम लोग का प्रोविजन से, प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट वगैरह है ना, प्रोविजंस, प्रोविजंस फॉर बेड डेप्ट ईटीसी, तो इन सबको हम लोग रखेंगे एसेट्स के कैटेगरी के अंतर्गत, ठीक है। कोई डाउट किन्हीं को नहीं होना चाहिए। और जितने भी हम लोग के रिसीवेबल हैं, जैसे कि ट्रेड रिसीवेबल हुआ, चाहे जो भी रिसीवेबल है, उन सबको हम लोग रखते हैं एसेट्स के कैटेगरी के अंतर्गत, ईटीसी लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि लाइबिलिटी में हम लोग क्या क्या रखते हैं। तो लाइबिलिटी में हम लोग रखते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, जैसे कि बैंक से अधिक हम पैसा निकाल लिए, मेरा बैंक में पैसा नहीं है, जितना बैलेंस है उससे ज़्यादा निकाल लिया, तो उसको हम लोग बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। ये फैसिलिटी किस अकाउंट में मिलता है आगे हम लोग चल के बात करेंगे इस पर। जितना भी लोन वगैरह हुआ तो उन सबको हम लोग लाइबिलिटी के अंतर्गत रखेंगे, है ना। जितने भी हम लोग का पेबल्स हुए, जैसे कि बिल्स पेबल हुआ, आईटी आदि, तो इन सबको हम लोग लाइबिलिटी के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। जितना हम लोग के पास क्रेडिटर्स वगैरह होगा, इन सबको हम लोग इसमें रखते हैं। जितना भी हम लोग के पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, तो उन सबको हम लोग इस कैटेगरी के अंतर्गत रखते हैं। जितना भी हम लोग के पास फंड है ना, सारे फंड, ऑल फंड्स, जितने भी फंड्स हैं, फंड्स को हम लोग लाइबिलिटी के अंतर्गत रखते हैं, है ना। जितने भी रिजर्व्स हमारे पास हैं, सारे रिजर्व्स को हम लोग इसके अंतर्गत रखते हैं। हम ईटीसी कर दे रहे हैं क्या कि और बहुत सारा होता है, तो आगे चल के हम लोग देखेंगे, है ना। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट कि कैपिटल के अंतर्गत क्या क्या रखते हैं। तो कैपिटल के अंतर्गत तो सबसे पहले हम लोग रखेंगे कैपिटल अकाउंट को, ठीक है। उसके बाद हम लोग रखेंगे ड्रॉइंग अकाउंट को, ड्रॉइंग अकाउंट को, इसको देखते हैं आगे, आगे देखेंगे जब, तो इसमें देखने को मिलेगा कि कैपिटल में से ड्राइंग माइनस होगा, है ना। आगे चल के देखेंगे इस पर हम लोग। जितना भी हम लोग के पास करेंट अकाउंट है, सारे करेंट अकाउंट का, लेकिन करेंट अकाउंट का भी कौन सा, डेबिट वाला बैलेंस, जिसका डेबिट बैलेंस है ना। उसके बाद हम लोग जितना भी करेंट अकाउंट है, करेंट अकाउंट का कौन सा,
करेंट अकाउंट का क्रेडिट वाला को भी हम लोग इसी में रखते हैं, क्रेडिट वाला को आगे चल के देखेंगे, घबराने की कोई बात नहीं। तो सिंपल भाषा में हम लोग यही बोल सकते हैं कि करेंट अकाउंट को भी हम लोग इसी में शामिल करते हैं, सिंपल सी बात है ना। करेंट अकाउंट को भी क्या करते हैं हम लोग, इसी में हम लोग शामिल करते हैं। इस बात को आप लोग बस याद रख के चलिएगा, आगे चल के मैं बताऊंगा, है ना। ठीक है, जितना भी हम लोग का बिजनेस का प्रॉफिट होगा, बिजनेस का प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट को भी हम लोग कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत रखेंगे, ठीक है। और जितना भी हम लोग का पर्सनल टैक्स होगा, पर्सनल इनकम टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स यानी हमको खुद अपना इनकम टैक्स पेमेंट करना है, खुद का, बिजनेस का नहीं, खुद का, तो उसको भी हम लोग कैपिटल के अंतर्गत रखते हैं। अब देखते हैं हम लोग रेवेन्यू के अंतर्गत क्या क्या रखते हैं, कि रेवेन्यू मतलब जहाँ से हम लोग को आय होता है। तो आय होता है बेसिकली हम लोग का सेल्स करने पर, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चीज़ का सेल होता है कि मेरा लाभ हो, है ना। कोई चीज़ बिक्री करते हैं तो क्यों करते हैं, ये सोच के करते हैं कि लाभ हो, हानि हो जाए अलग बात है, लेकिन होता तो है लाभ के लिए। उसके बाद परचेज रिटर्न हुआ, परचेज रिटर्न हुआ, सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन हुआ, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ, है ना, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ, इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ, इंटरेस्ट रिसीव यानी कि जहाँ जहाँ से आपको इनकम हो रहा है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, डिविडेंड रिसीव हुआ, ईटीसी, बहुत सारा हो सकता है, इसमें मैं ईटीसी कर दे रहा हूँ। कहीं से आपको कुछ भी मिला जहाँ से आपको इनकम हुआ तो उसको हम लोग रेवेन्यू के हेडिंग में रखेंगे। अब देखते हैं कि एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है। तो एक्सपेंसेस में जैसे कि बेसिकली आता है परचेज, जैसे सेल्स आया इधर तो परचेज आता है इधर, है ना। हम लोग ये एक मान के चलते हैं कि कोई भी चीज़ को खरीदते हैं तो वह हानि होता है, बाद में फिर उसको बेच करके लाभ कमा लेंगे अलग बात है, लेकिन उसका बेसिक मतलब ये समझ में आता है कि हम जितना पैसा खर्चा कर रहे हैं उसमें मेरा हानि हो रहा है, क्योंकि अगर वह सामान मेरा ना बिके तो हानि ही तो भरपाई करना पड़ेगा ना, तो इसलिए उसको हम लोग हानि मान के चलते हैं। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी बात है, समझेंगे आगे चल के हम लोग ना। फिर सेल्स रिटर्न, देखिए सेल्स इधर होगा तो सेल्स रिटर्न इधर होगा, सेल्स रिटर्न जैसे कि परचेज इधर हुआ था तो परचेज रिटर्न इधर हुआ था, देखिए उसी प्रकार से सेल्स रिटर्न अकाउंट हुआ, है ना। जैसे कि हम लोग का जितने भी खर्चे होंगे, जैसे कैरेज हुआ, सैलरी हुआ, इंटरेस्ट हुआ इत्यादि, है ना, कोई भी खर्चा, कोई भी एक्सपेंसेस जैसे ऑफिस एक्सपेंसेस इत्यादि, तो इन सबको हम लोग एक्सपेंसेस का कैटेगरी में रखते हैं। यहाँ तक कोई डाउट किन्हीं को, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं कमेंट का रिप्लाई करूंगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं देखते हैं, और अब हम लोग आते हैं कि डेबिट और क्रेडिट का मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट का मतलब क्या होता है ना, डेबिट एवं क्रेडिट का अर्थ इसका अर्थ क्या होता है, बेसिकली हम लोग इसके अर्थ को देखते हैं ना। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं डेबिट। तो एक चीज मैं पहले आप लोगों को क्लियर कर दूं, ये जो डेबिट और क्रेडिट शब्द है ना, इसको कहाँ से लिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेबिट एंड क्रेडिट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो सबसे पहले जानना होगा कि ये जो लिया गया है डेबिट एंड क्रेडिट, ये लिया गया है लैटिन भाषा से। किससे लिया गया है, लैटिन भाषा की उत्पत्ति है, लैटिन भाषा की उत्पत्ति है। ये कहाँ से लिया गया है, लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को, लिया गया है, ठीक है, लैटिन भाषा से लिया गया है। तो बेसिकली लैटिन में डेबिट का मतलब जो होता है, ये जो शब्द है, ये जो लैटिन शब्द से लिया गया है, तो लैटिन में एक शब्द है ना, हम क्या बोल रहे हैं सुनिए, समझने का प्रयास कीजिए, और मैं समझाने का पूर्ण प्रयास कर रहा हूँ, है ना। देखिए लैटिन में एक शब्द है जिसका नाम है डेबिटम। क्या नाम है, डेबिटम, डेबिटम। तो डेबिटम से ही उठाया गया है डेबिट को, और यह डेबिट नाम से प्रचलित हुआ। लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ लैटिन में क्या होता है, डेबिटम होता है। और डेबिटम का इसका सीधा सीधी मतलब यह होता है कि ड्यू फ्रॉम दैट,
ड्यू फ्रॉम दैट, ड्यू फ्रॉम दैट होता है ना। यहाँ तक कोई डाउट किन्हीं को नहीं है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, है ना। ड्यू फ्रॉम दैट इसका मतलब होता है। और मेरे प्यारे दोस्तों, जो डेबिट शब्द है ना, अगर इसका इंग्लिश में मीनिंग देखा जाए तो अगर इसका, ये तो लैटिन में इसका मतलब हुआ ना डेबिटम, और अगर इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में इसका मतलब होता है डेटर्स, डेटर्स होता है इसका मतलब। और यहाँ से इसको लिया गया है डेबिट के नाम पर, ठीक है। और मेरे प्यारे दोस्तों, डेबिट को शॉर्टकट में हम लोग डी आर के रूप में लिखते हैं। जहाँ कहीं पर भी लिखते हैं तो डेबिट को शॉर्टकट में डी आर लिखते हैं, क्योंकि देखिए जो डेटर्स बना है तो इसमें डी भी है और आर भी है। लेकिन अगर हम लोग डेबिट शब्द में देखेंगे तो देखिए डी मिलेगा लेकिन आर नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात, एक बात मैं यहीं पर आप लोगों को क्लियर कर दूं कि ये जो हम लिखे हैं डी और आर ये सही है, लेकिन अगर आप लोग गलती से डी और आर ऐसा लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका नियम ये है कि डी बड़ा होना चाहिए और आर छोटा होना चाहिए, है ना। और अगर आप ऐसा डी आर लिखे हैं तो इसका मतलब डेबिट नहीं होता, इसका मतलब डॉक्टर होता है। तो हम लोग का यहाँ पर लिखने का सेंस डॉक्टर नहीं है बल्कि डेबिट है। तो इसीलिए मैं पहले आप लोगों को क्लियर कर दे रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों कि जब भी डेबिट लिखिएगा तो ऐसे आप लोगों को लिखना नहीं है, लेकिन अगर लिखना पड़े तो बड़ा डी छोटा आर ऐसा लिखना होगा। कैसा लिखना होगा? डी आर, है ना। कैसा लिखना होगा? डी आर लिखना होगा, ठीक है, इस प्रकार से जैसा मैंने लिखा डी एंड आर, डी आर, इस प्रकार से लिखिएगा, ठीक है। ठीक है, चलिए। अच्छा, अगर हम लोग देखते हैं कि हिंदी में इसका मतलब क्या होता है, तो डेबिट का हिंदी में अगर इसका मतलब निकाला जाए तो हिंदी में इसका मतलब होता है ऋणी। इसका मतलब क्या होता है? ऋणी होता है। इसका अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग मतलब निकलता है ना। अब हम लोग समझते हैं क्रेडिट को। क्रेडिट को, क्रेडिट तो सेम है कि क्रेडिट शब्द की उत्पत्ति भी लैटिन से हुई है। दोनों शब्द की उत्पत्ति लैटिन से हुई है। और लैटिन में एक शब्द था जिसका नाम था, है ना, लैटिन शब्द जो है एक था क्रेडिट, क्रेडिट। और यहीं से इस क्रेडिट को उठाया गया है ना। इसका बेसिकली वहाँ पर भी नाम क्रेडिट था और वहाँ से हम लोग अभी इसको क्रेडिट के रूप में जानते हैं। और इसका शाब्दिक मतलब होता है कि ड्यू टू दैट, ड्यू टू दैट। उसका था ड्यू फ्रॉम दैट और इसका मतलब होता है ड्यू टू दैट, है ना, दैट। अच्छा, शॉर्टकट में अगर अच्छा देखा जाए, अगर इंग्लिश में, तो इंग्लिश में एक शब्द है जिसका नाम आप लोग सुने होंगे, क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स, तो वहीं से इस क्रेडिटर्स का इसका शाब्दिक मीनिंग इंग्लिश में क्रेडिटर्स निकलता है ना। शॉर्टकट में इसको हम लोग सी आर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सी, बड़ा सी छोटा आर, सी आर, है ना, सी आर लिखते हैं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और अगर इसका हम लोग हिंदी में देखा जाए तो इसे हम लोग धनी कहते हैं, है ना। उसको हम लोग ऋणी और इसको हम लोग धनी कहते हैं, सिंपल सी बात है। अगर हिंदी में देखा जाए तो इसको बोलते हैं धनी और उसको बोलते हैं ऋणी, है ना। दूसरा नाम इसको बोलते हैं हम लोग जमा और उसको बोलते हैं हम लोग नाम। पिछला में जो देखे थे, इसका हिंदी में इसको नाम भी कहा जाता है जबकि इसको हम लोग जमा कहते हैं। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, है ना। यहाँ तक कोई ऐसा डाउट नहीं है? अगर कोई डाउट नहीं है तो हम लोग अब आगे बात करते हैं। देखिए, डेबिट और क्रेडिट का अपना अपना एक साइड है। एक सेकेंड मेरे प्यारे दोस्तों, एक सेकेंड। देखिए, मैंने क्या कहा, चीज को समझिए कि जैसे कि हम लोग का एक पेपर है, ठीक है, कॉपी है, पेपर, रजिस्टर, अकाउंट, कुछ भी है। तो इसमें दो साइड होता है। इस साइड को कहा जाता है लेफ्ट साइड और इसको कहा जाता है राइट साइड। तो हर किसी का अपना अपना एक जगह है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, डेबिट का जगह किधर है? डेबिट का जगह है लेफ्ट साइड में, ठीक है। हम लोग डेबिट को लेफ्ट साइड में लिखते हैं और क्रेडिट को हम लोग राइट साइड में लिखते हैं, ठीक है, इस प्रकार से।
तो गलती से भी आप लोग इधर डेबिट मत लिखिएगा और इधर क्रेडिट नहीं लिखना है, ऐसा नहीं करना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा है ना। तो इसका जगह है, तो डेबिट को लिखते हैं हम लोग लेफ्ट साइड में और क्रेडिट को लिखते हैं हम लोग राइट साइड में। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ तक किन्हीं को कोई डाउट नहीं है? अगर डाउट नहीं है तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, और नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का है कि डेबिट एंड क्रेडिट का रूल को देखेंगे, है ना। डेबिट एंड क्रेडिट का रूल, डेबिट एंड क्रेडिट का रूल, डेबिट एंड क्रेडिट का रूल। देखिए डेबिट एंड क्रेडिट का रूल क्या कहता है। तो डेबिट एंड क्रेडिट का रूल को समझने से पहले हम लोग इस पर भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि इसके भी दो अप्रोच हैं, है ना। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हम लोग का अब हेडिंग है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अभी तक हम लोग चीज़ों को समझ रहे थे, अब हम लोग का मेन टॉपिक पर आते हैं। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, क्रेडिट है ना, डेबिट एंड क्रेडिट के नियम। तो इसमें भी दो अप्रोच आता है। पहला हम लोगों का आता है ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच, और दूसरा आता है हम लोगों का अच्छा, इसी को कहते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच का ही दूसरा नाम है इंग्लिश सिस्टम। क्या कहते हैं इसी को हम लोग? इंग्लिश सिस्टम भी कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा, इंग्लिश सिस्टम। और जो आजकल दूसरा मॉडर्न चला है इसको हम लोग बोलते हैं मॉडर्न अप्रोच, क्योंकि आजकल मॉडर्न दुनिया है। आप सबको पता है कि मॉडर्न पे हम लोग जी रहे हैं, मॉडर्न अप्रोच है ना, मॉडर्न अप्रोच। और मॉडर्न अप्रोच को ही हम लोग अमेरिकन सिस्टम भी कहते हैं, अमेरिकन सिस्टम भी कहते हैं। आई होप आप लोगों को पूरा का पूरा समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग पहले बात करते हैं ट्रेडिशनल सिस्टम पर। तो देखिए पहला हम लोग का हेडिंग है ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल सिस्टम, ठीक है। ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल अप्रोच। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या होता है ना कि ट्रेडिशनल अप्रोच में तीन अकाउंट होता है। हम लोग देखें इसके हिसाब से तीन अप्रोच है, तीन अकाउंट होता है। पहला अकाउंट का नाम है पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। दूसरा का नाम है रियल अकाउंट, और तीसरा का नाम है नॉमिनल अकाउंट, जो कि हम लोग अभी देख चुके हैं इससे पहले, है ना, नॉमिनल अकाउंट। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो ट्रेडिशनल अप्रोच है इसने तीनों का एक एक अपना रूल दिया, और उस रूल को नाम दिया गया गोल्डन रूल। क्या नाम दिया गया? गोल्डन रूल। तो हर अकाउंट का अपना अपना एक रूल दिया और उस रूल का नाम दे दिया गोल्डन रूल। अब देखते हैं कि ये गोल्डन रूल क्या कहता है ना, और किसका गोल्डन रूल क्या कहता है। तो पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या कहता है, रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या कहता है, और नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या कहता है ना। तो देखिए पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल कहता है कि डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ये क्या कहता है कि जो भी देने वाला, सॉरी, जो भी प्राप्त करने वाला है उसको डेबिट कीजिए। जैसे कि मैंने आप लोग को ये कलम दिया, मेरा जो पेन है आप लोग को दिया, तो प्राप्त करने वाले कौन हुए? आप लोग हुए। आप लोगों को प्राप्त हुआ तो आप लोगों को मैं डेबिट करूंगा, और देने वाला जो है यानी कि मैं जो दे रहा हूं तो आप लोग मुझे क्रेडिट करेंगे, ठीक है। इस प्रकार का रूल दिया पर्सनल अकाउंट के लिए, ठीक। ये जो रूल है पर्सनल अकाउंट का रूल है, ठीक है। अब देखिए रियल अकाउंट का रूल क्या दिया। रियल अकाउंट का रूल दिया कि डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सिंपल सी बात है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है उसको डेबिट कीजिए, और जो जा रहा है उसको क्रेडिट कीजिए, है ना।
और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या दिया कि डेबिट ऑल expenses and losses and credit all income and gains। जितने भी हानि और खर्चे हैं उन सबको डेबिट कीजिए और जितने भी इनकम है उन सबको क्रेडिट कीजिए। ये सिंपल सा रूल दिया और ये इसी को कहा जाता है गोल्डन रूल। और आगे चल के इतना काम आएगा ये रूल, पूरा अकाउंटेंसी इन्हीं रूल पर टिका हुआ है, पूरा का पूरा अकाउंटेंसी टिका हुआ इन्हीं पर, है ना। तो घबराने की कोई बात नहीं, बिल्कुल कोई बात नहीं। मैं हर एक चीज को समझाऊंगा, हर एक कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा और हम लोग एक एक चीज को समझेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। घबराने की कोई बात नहीं, समझते हैं हम लोग पहले कि होता क्या है एक एक करके, ठीक है। पर्सनल अकाउंट का रूल तो देखिए, पर्सनल अकाउंट जो है सबसे पहला जो लिखा हुआ था पहले उसको समझते हैं। क्लास लंबा हो रहा है पर कोई बात नहीं, चीज़ों को हम अधूरा छोड़ना मेरा आदत नहीं है ना। पहला पर्सनल अकाउंट, तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है। पर्सनल अकाउंट जो हम लोग अभी देखे थे, देखिए पिछला स्लाइड में पर्सनल अकाउंट का डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, है ना। इसका रूल क्या कहता है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो देखिए ये मान लेते हैं, इसको हम लोग एक उदाहरण में समझते हैं ताकि पूरा पूरी समझ में आ जाए, है ना। देखिए दो पक्षकार होते हैं, जो भी ट्रांजैक्शन होता है मिनिमम दो पार्टी होते हैं, दो पार्टी के बीच में ट्रांजैक्शन होता है, अन्यथा कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगा। मान लेते हैं एक राम है और एक श्याम है, ठीक है। एक राम है और एक श्याम है। तो देखिए मान लेते हैं, इसको समझते हैं हम लोग इस प्रकार से कि राम ने श्याम को 10,000 दिया, है ना। क्वेश्चन क्या हम लोग के पास है, क्वेश्चन है, हम लोग इसको समझते हैं। एक सेकेंड रुकिएगा आप लोग, एक सेकेंड रुकिएगा, है ना, एक सेकेंड रुकिएगा। क्वेश्चन क्या है कि राम ने श्याम को 10,000 रुपये दिए, 10,000 रुपये दिए। तो देखिए राम ने श्याम को दिए, तो एक तरफ हम राम का लिखते हैं और एक तरफ हम लोग श्याम का लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए राम ने श्याम को दिए, तो पैसा प्राप्त करने वाला कौन हुआ, पैसा प्राप्त करने वाला हुआ श्याम, क्योंकि श्याम को दिया गया तो जिसको दिया जाएगा वही ना प्राप्त करेगा। तो श्याम प्राप्त करने वाला हुआ, यानी कि रिसीवर कौन हुआ, रिसीवर जो हुआ ये रिसीवर हुआ श्याम, ठीक है, श्याम हुआ। और गिवर कौन हुआ, देने वाला कौन हुआ, तो देने वाला है राम। तो इस प्रकार से हम लोग को गिवर पता चला और रिसीवर पता चला, ठीक है। अब नियम क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, हम क्या बताना चाहते हैं, आप लोग एकदम समझने का प्रयास कीजिए। हम बताना क्या चाहते हैं, हम बताना ये चाहते हैं कि इसका ट्रांजैक्शन कैसे होगा। तो देखिए इस रूल के हिसाब से रूल क्या कहता है कि जो रिसीवर है उसको डेबिट कीजिए, यानी रिसीवर कौन है, रिसीवर है श्याम, तो हम श्याम को डेबिट करेंगे। आगे चल के आप लोगों को पूरा क्वेश्चन के माध्यम से समझाएंगे, लेकिन अभी एग्जाम्पल के तौर पर समझिए। हम क्या करेंगे, श्याम से अकाउंट को डेबिट कर देंगे, ठीक है, इसको डेबिट करेंगे। और जो गिवर है, गिवर को क्रेडिट कीजिए, तो गिवर कौन है, राम है, तो हम इसको क्रेडिट करेंगे टू राम से अकाउंट, ठीक है, टू राम से अकाउंट। इस प्रकार से बनेगा। अब टू क्यों लगाए ये आगे चल के समझाएंगे, ये जर्नल का रूल है। लेकिन बेसिकली आप लोगों को समझ में आ गया कि जो रिसीवर है उसको डेबिट करना है और जो गिवर है उसको क्रेडिट करना है। ऐसे क्वेश्चन का मैं इतना प्रैक्टिस कराऊंगा कि घोल के शरबत बना दूंगा, लेकिन चीज़ों को समझ आने पर सीखेंगे, अभी नहीं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट हम लोग किसका समझते हैं, रियल अकाउंट का कॉन्सेप्ट को, कि रियल अकाउंट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है ना। रियल अकाउंट तो देखिएगा, रियल अकाउंट हेडिंग हम लोग देखते हैं रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट।
तो चलिए इसका भी हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए उदाहरण मैं लिख रहा हूँ, है ना। इसका क्या कहता है कि आने वाले कम मतलब होता है आना, आने वाले को डेबिट करो और जाने वाले को क्रेडिट करो, है ना। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे कि आने वाले को डेबिट, आने वाले को डेबिट करना है और जाने वाले को क्रेडिट करना है, जाने वाले को क्रेडिट करना है, क्रेडिट करना है, ये रूल कहता है, हिंदी में लिख दिया है ना। देखिए उदाहरण लेते हैं, मैंने 1 लाख का 1 लाख रुपया में मशीन खरीदा, मशीन खरीदा। तो देखिए इस यहाँ पर दो चीज है, एक तो 1 लाख रुपया का बात हो रहा है, मतलब केस का बात हो रहा है, एग्जाम्पल के तौर पर केस का बात हो रहा है। तो केस जो है मेरे पास 1 लाख का है ना, और मैंने 1 लाख का मशीन खरीदा, यानी मशीन भी मेरे पास 1 लाख का है, ठीक है। मशीन के बदले कैश दिए, ठीक है। तो देखिए जब हम खरीदते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो मेरे पास क्या आया, मेरे पास आ गया मशीन, मेरे पास आने वाला क्या है, माने कम्स किस चीज का कम्स हुआ, आने वाला क्या है मशीन, और गोज आउट किसका हुआ, कम्स इन क्या हुआ, कम्स इन हुआ मशीन, ये मशीन मेरे पास कम इन हुआ मतलब आया, और गोज आउट क्या हुआ, गोज आउट मतलब मेरे पास से क्या गया, तो मेरे पास से पैसा गया, तो इसको कैश गोज आउट हुआ। तो रूल क्या कहता है कि जो आया उसको डेबिट करो, तो मेरे पास क्या आया, मशीन आया, तो मशीन को मैं डेबिट करूंगा, तो बनेगा मशीनरी या फिर मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट क्या बनेगा, डेबिट बनेगा, है ना, मशीन अकाउंट डेबिट। और टू, जाने वाले को क्रेडिट करो, तो क्या गया, पैसा गया, गोज आउट, है ना, तो टू कैश अकाउंट। तो इस प्रकार से इस रूल में बनता है। ये क्या होता है, जर्नल कैसे बनाना है, काफी आगे क्वेश्चन चर्चा करेंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। अब चलिए हम लोग थर्ड समझते हैं। थर्ड हम लोग का था नॉमिनल अकाउंट, है ना, नॉमिनल अकाउंट। देखिए नॉमिनल अकाउंट, तो देखिए नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या कहता है, नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल कहता है, नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल कहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल expenses and losses and credit all income and gains, ठीक है। तो जितना भी हानि और खर्चा होगा, हानि एवं खर्चे, उन सबको हम लोग डेबिट करेंगे, ठीक है। और जितना भी हम लोगों का आय होगा और इनकम होगा, आय एवं आमदनी, आमदनी, उन सबको हम लोग क्रेडिट करेंगे, यही कहता है नियम, सिंपल सी बात है। अब देखते हैं कि मान लेते हैं कि मेरा 10 स्टाफ है ना, और मैंने सैलरी दिया, मैंने सैलरी दिया, किसको सैलरी दिया, मेरे जितने स्टाफ हैं उनको सैलरी दिया, सैलरी दिया, ठीक है, सैलरी दिया, कितना दिया, मान लेते हैं 50,000 मैंने सैलरी दिया। तो यहाँ पर दो चीजों का जिक्र हो रहा है, एक तो सैलरी और एक पैसा का। तो सैलरी जो मैंने दिया वो मेरे लिए खर्चा है, तो जितने खर्चे हैं उन सबको करना है डेबिट। तो जर्नल क्या बनेगा, सैलरी अकाउंट डेबिट और टू केस अकाउंट। केस कौन सा अकाउंट को फुलफिल करेगा, रियल अकाउंट, क्योंकि जाने वाला है, जाने वाले को मैंने क्रेडिट कर दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से नॉमिनल अकाउंट का रूल में हम लोग बना लेंगे, घबराने की कोई बात नहीं, हम लोग खूब क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे ताकि एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, है ना। तो आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम लोग बात करते हैं जो मॉडर्न अप्रोच है उसका नियम क्या कहता है। अभी तक तो हम लोग चर्चा किए हैं ट्रेडिशनल अप्रोच पर, अब हम लोग बात करते हैं मॉडर्न अप्रोच पर। तो मॉडर्न अप्रोच क्या कहता है ना, मॉडर्न अप्रोच या फिर मॉडर्न, है ना, रूल, मॉडर्न रूल बोल सकते हैं, या फिर डेबिट एंड क्रेडिट रूल, हम इसको बोल सकते हैं कि डेबिट एंड क्रेडिट रूल, क्रेडिट रूल्स, डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से
डेबिट एंड क्रेडिट का नियम क्या कहता है, हम लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये बहुत सिंपल रूल कहता है, इसमें कोई बहुत लोचा नहीं है, बहुत सिंपल है। सिंपल यही कहता है क्योंकि इसने देखिए अपना 5 कैटेगरी दिया है। अपना 5 कैटेगरी में क्या क्या दिया था, देखिए सबसे पहला कैटेगरी में इसने दिया था एसेट्स को, है ना। दूसरा में दिया था लाइबिलिटी को, लाइबिलिटीज को। तीसरा में दिया था इन्होंने, है ना, लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज दिया था। एक सेकेंड, लाइबिलिटीज दिया था। फिर क्या दिया था, कैपिटल दिया था। फिर क्या दिया था, एक्सपेंसेस दिया था, एक्सपेंसेस या फिर लॉसेस। और पांचवा क्या दिया था इन्होंने, इनकम एंड गेन्स दिया था। इनकम बोलिए या फिर रेवेन्यू बोलिए या फिर गेन्स बोलिए, इन्होंने दिया था। ठीक है ना, गेन दिया था। अब देखिए इसका जो नियम कहता है बहुत सिंपल कहता है, बहुत ज़्यादा सिंपल है ना। हर एक चीज़ से आप लोगों को सिंपल लगेगी, जब मैं पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को कठिन बिल्कुल भी नहीं लगेगा। बस चीज़ों को समझते चलना है, रेगुलर बने रहना है। देखिए इसका क्या कहता है कि अगर एसेट्स बढ़ रहा है तो बढ़ने के लिए मैं इस प्रकार से ऊपर का तीर दिखाऊंगा, है ना। तो अगर एसेट्स बढ़ रहा है तो उसको आप डेबिट में लिखिए, सिंपल सी बात है ना, सिंपल सी बात है। और अगर एसेट्स घट रहा है, अगर घट रहा है तो उसको आप क्रेडिट में लिखिए। ठीक है, दूसरी बात, अगर लाइबिलिटी बढ़ रहा है, अगर लाइबिलिटी बढ़ रहा है तो उसको क्रेडिट में लिखिए, और अगर लाइबिलिटी घट रहा है तो उसको डेबिट में लिखिए। ठीक है, ये रूल कहता है। सेम कैपिटल के लिए भी, अगर कैपिटल बढ़ रहा है तो उसको क्रेडिट में लिखिए, और अगर कैपिटल घट रहा है तो उसको डेबिट में लिखिए। ठीक है, एक्सपेंसेस में क्या कहा है कि अगर एक्सपेंसेस बढ़ रहा है तो उसको डेबिट में लिखिए, और अगर एक्सपेंसेस घट रहा है तो उसको क्रेडिट में लिखिए, है ना। रेवेन्यू के बारे में क्या कहा है कि अगर रेवेन्यू बढ़ रहा है तो उसको क्रेडिट में लिखिए, और अगर रेवेन्यू घट रहा है तो उसको डेबिट में लिखिए। बस इतना ही इन्होंने रूल कहा है, सिंपल सा रूल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप लोगों को रट्टा बिल्कुल नहीं मारना है, मैं इतना प्रैक्टिस कराऊंगा कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बस अभी के लिए बस रूल को समझ लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों इतना ही है डेबिट एंड क्रेडिट का रूल। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जो आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट का पूरा चैप्टर का निचोड़ मैं आप लोगों के सामने रख दिया, है ना। मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप लोग पूरे सेशन को मज़े से एंजॉय किए होंगे, और आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिला, पूरा निचोड़ समझ में आ गया। अब मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग इस चैप्टर के एमसीक्यू को सोल्व करेंगे, है ना, नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर से जितने एमसीक्यू बन सकते हैं सारे एमसीक्यू को सोल्व करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल दी बेस्ट।